एमपी साइंस में स्टूडेंट्स आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम लोग जो बिहार बोर्ड 10th का जो साइंस है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो क्वेश्चन मॉडल दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग तैयारी करेंगे, साथ ही साथ अन्य क्वेश्चन को भी देखते और समझते चलेंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि संतुलित समीकरण क्या है, इसका उदाहरण दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस पहले समीकरणों को समझ लें। ये जो इधर हम लोग क्या देखते हैं कि दो पक्ष है। तीर के पहले क्या कहलाता है एलएचएस, जिसको हम बोलते हैं अभिकारक रिएक्टेंट्स, और ये उत्पाद हुआ। तो लोग क्या देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के परमाणु है, इधर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के परमाणु है। ऑक्सीजन के 2 है, 2O, इधर भी 2 है। मतलब कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की तरफ शामिल तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या बराबर। जितना 4 है इधर हाइड्रोजन तो इधर भी 4 है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन इधर भी है, इसलिए ये समीकरण संतुलित है, इसको ही कहते हैं। तो हम परिभाषा के लिए क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में शामिल तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए 2H2 प्लस O2 तिरचिन 2H2, मतलब कि हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग मिलकर के 2 अणु 2 भाग जो है जल बनाते हैं। तो इस प्रकार से हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको लिख मैंने दिया है कि इस समीकरण में अभिकारक की ओर 4 हाइड्रोजन है तो उत्पाद की ओर भी 4 हाइड्रोजन है। इसी प्रकार अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और उत्पाद 2H2O में भी 2 ऑक्सीजन परमाणु है, अतः यह संतुलित समीकरण है। अगला क्वेश्चन है कि सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखें। तो देखिए सूचक जो है रंजक होते हैं या रंजक का समूह होते हैं। तो देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे कि वैसे रंजक जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन होता है उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक का उपयोग मुख्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया के समापन को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक सूचक का नाम मेथिल ऑरेंज है, जो अम्लीय में लाल तथा क्षारीय में नीला रंग का होता है। तो इस प्रकार से सूचक जो है वो रंग में बदलाव लाकर ये बतलाते हैं कि दिया गया विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकारक क्या है। तो जो ऑक्सीकरण की क्रिया कराता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, वे पदार्थ जो ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। अपनी ऑक्सीकरण की क्षमता के कारण ये अन्य पदार्थों के इलेक्ट्रॉन को खींचकर ग्रहण कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीकारक है, कैसे? मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो जुट रहा है मैग्नीशियम के साथ, 2 मैग्नीशियम का होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें O2 ऑक्सीकारक है, जो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को खींचकर ग्रहण कर लेता है। 14 में प्रश्न है कि संक्षारण क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जनरल देखे होंगे कि जो लोहा है उसके ऊपरी परत नमी, जल या वायु से संयोग करके धीरे धीरे क्षय होने लगता है, तो उसी को हम संक्षारण कहते हैं। परिभाषित कैसे करेंगे कि धातु की सतह पर वायु की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहा वायु जल से अभिक्रिया कर भूरे रंग की परत बनाता है, जिसे जंग कहते हैं। इससे धातु क्या होता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है, उपयोग लायक नहीं रहता है। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट वगैरह हम लोग कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स है ना कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है, बैलेंस करना है। तो BaCl2 है, तो Ba 1 है, Cl यहाँ पे 2 है, इधर Cl कितना है देखते हैं, 1 ही है, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 2H हो गया, इधर भी 2H है। SO4 देखते हैं, SO4 इधर भी है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हम देखते हैं ये बैलेंस हो गया। मिला लीजिए एक बार फिर से, Ba 1 है, SO4 Cl के 2 परमाणु Cl2 है तो 2 परमाणु है तो 2Cl कर दिए, मतलब कि 2 परमाणु इसका भी हो गया, 2H बैलेंस हो गया। अब मतलब कि यहाँ पे चलो हम लोग को 2 कर देना है, ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद है MnO2, O के 2 परमाणु यहाँ पे है, Cl2 यहाँ पे है और Cl2 यहाँ पे है, कितने हो गए 4। क्लोरीन के 2 और 2 4 हो गया,
इधर में कितने हैं, सिर्फ एक है, तो क्या करेंगे 4HCl करेंगे, 4HCl यहाँ पे 4 कर देंगे। तो जब 4 कर देंगे तो 4H हो गया, तो इधर कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया। क्लोरीन 4 हो गया, 2 और 2 4 क्लोरीन हो गया, मैग्नीज 1 मैग्नीज 1। इस प्रकार से ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, बैलेंस हो गया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे 4 हुआ और यहाँ पे 2 हुआ। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि सहसंयोजक बंधन क्या है। तो जब दो परमाणु, अगला प्रश्न है कि सहसंयोजक बंधन क्या है, 2 उदाहरण दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब 2 परमाणु जो है, जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो 8 है, ठीक ना, तो 2,6, लास्ट में इसका 6 है, तो 6 बिंदु दे दिए, इसका भी 6 दे दिए, तो 6 और 2 8 हो गया। मतलब कि इसमें 8 घेरा लग गया, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों का पूरा हो गया, अष्टक पूरा कर लिया। तो इस प्रकार से जब 2 परमाणु के बीच साझा करके बंधन बनता है तो उसे हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं। आइए इसको परिभाषित कर लें। जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। इसके 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। O2 का बनना, यहाँ पे O जो है 6 है, 6 2 8 कर लिया, इसका भी 6 है, 6 2 8 कर लिया, O डबल बॉन्ड O हो गया। H2 का बनना, H का 1 होता है तो यह हीलियम जैसा रचना बनाएगा, इसलिए यह जो है इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2 हो गया हाइड्रोजन का, और इस परमाणु का भी 2 हो गया इलेक्ट्रॉन, H सिंगल बॉन्ड H। ये हो गया सहसंयोजक बंधन। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स कि अम्ल और भस्म में 2 अंतर बताइए या अंतर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है ना कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टा होता है, और भस्म कैसा होता है, कड़वा होता है। आर्हेनियस ने क्या कहा था, याद है आपको, याद होगा जी, बिल्कुल सही आपने सोचा कि जो जल में घुलकर H प्लस दे, वे पदार्थ हैं अम्ल जो जल में घुलकर H प्लस दे, तो उसको हम कहते हैं अम्ल, और जो जल में घुलकर OH माइनस देगा वह जो होता है वो भस्म होता है या क्षार होता है। चलिए तो इसको परिभाषा लिख लेंगे हम लोग। अम्ल किसे कहेंगे कि यह जल में घुलकर H प्लस हाइड्रोजन आयन देता है, जैसे HCl, और इसमें क्या होगा कि यह जल में घुलकर OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन जो है देता है, जैसे NaOH। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अब स्टूडेंट्स है कि सजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण दें। तो देखिए जो सजातीय श्रेणी है हम बतला दें आपको कि जैसे CnH2n + 1OH, एक ये सामान्य सूत्र हो गया। ये सामान्य सूत्र किसका है स्टूडेंट्स, OH है, किसका है मालूम है, CnH2n + 1OH, ये है अल्कोहल का। तो अल्कोहल का प्रथम सदस्य लिखिएगा तो CH3OH होगा ना, इसको क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल, ठीक है। और सॉरी स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं एक न कार्बन है, इसको कहेंगे मेथिल, क्या कहेंगे, मेथिल अल्कोहल। अब दूसरे पे क्या होगा, एथिल अल्कोहल, तो क्या होता है C2H5OH, इसको क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल, ठीक ना। तीसरा बात क्या होगा, प्रोपिल, तो C3H7OH, इसको कहेंगे प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो CH3OH है और C2H5OH है, तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, C कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, H कितना ज्यादा है, तो 3 है, इसमें 5 तो 2 ज्यादा है, OH बराबर है। मतलब कि क्रमागत सदस्य के बीच कितना का अंतर आया, CH2 का अंतर आया। तो जब सामान्य सूत्र एक ही हो और क्रमागत 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर आ रहा हो तो उसी को हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। इसको लिख करके हम लोग देख लें, सजातीय श्रेणी क्या है। कार्बन यौगिकों में पाए जाने वाला वह श्रेणी जिसे एक ही सामान्य सूत्र से दर्शाया जा सकता है तथा जिसके क्रमागत 2 सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर आता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए
एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। इसकी समजातीय श्रेणी इस प्रकार है। यहाँ पर हम मिथेनॉल लिख दिए पहले CH3OH, एथेनॉल का C2H5OH और प्रोपेनॉल का C3H7OH। तो C2H5OH और ये दूसरा सदस्य, ये तीसरा सदस्य है, C3 है। तो कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। और H 5 है, यहाँ पे 7 है, तो कितने अधिक हुए? 2 अधिक हुए। इस प्रकार CH2 का अंतर है ना, तो ये जो है समजातीय अथवा सजातीय श्रेणी हो गया। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। हाँ, तो स्टूडेंट देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। इसमें 19वें प्रश्न है कि जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखें और जस्ता का उनके अयस्क से निष्कर्षण का वर्णन करना है। तो स्टूडेंट जस्ता के प्रमुख अयस्क में जिंक प्लेट, कैलेमाइन और जिंकाइट है, यानी ZnS, ZnCO3, ZnO है। तो देखिए इसमें सल्फर है, S है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पहले शांतित कर लेंगे और शांतित करके उसका हम ऑक्सीजन जो इसमें आएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, तो उसको कार्बन के द्वारा हम अवकृत कराएंगे, जिससे में जस्ता की प्राप्ति हो जाएगा। आइए लिख करके देख लेते हैं। तो जिंक ब्लेड से कैसे हम क्या निष्कर्षण करेंगे जिंक का। शांतित अयस्क को, जिंक ब्लेड को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पे 2ZnS + 3O2, 2ZnO + 2SO2, SO2 उड़ गया, 2ZnO जो है तीर चिन्ह ऊपर बतला रहा कि गैस है, ये उड़ गया, ठीक ना। और यहाँ पे 2ZnO जो है जिंक ऑक्साइड मिला। अब इसको हमें ऑक्सीजन को हटाना है, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए कार्बन से अवकरण कराएंगे। तो ZnO का कार्बन से अवकरण कराकर जस्ता प्राप्त होता है। ZnO + C, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से O जो है हट गया, ठीक ना, तो Zn हो गया और CO प्राप्त हो गया। अब है कैलेमाइन से। कैलेमाइन से निस्तापन करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसे अवकरण कराकर जस्ता प्राप्त किया जाता है। ZnCO3 है, गर्म किए, ZnO मिला + CO2 उड़ गया, ZnO मिला ना, फिर तो पुनः कार्बन के द्वारा क्या करेंगे, ZnO + C, Zn + CO, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन को अपने में खींच लिया, उड़ गया, Zn जो है बच गया। अब है जिंकाइट। तो अयस्क जिंकाइट ZnO खुद ही है, तो इसको शांत करके और कार्बन से अवकरण कराएंगे तो O इसमें से हट जाएगा, तो Zn हो गया। इस प्रकार से जस्ता की प्राप्ति हो जाती है। अब स्टूडेंट्स है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रकृति में वायु, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, नदी आदि मौजूद हैं, जिनका उपयोग हम सभी विविध लाभ के लिए करते हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। हमारे चारों ओर की भूमि जल वायु से मिलकर के बना हुआ है। यह परिणाम हमें प्रकृति से विरासत के रूप में मिला है। इसे सहेज कर रखना होगा, हम सबों का कर्तव्य है। लेकिन आज जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और टेक्नोलॉजी के द्वारा तेजी से पर्यावरण का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर प्रदूषण अथवा ग्लोबल वार्मिंग और कोविड-19 जैसे समस्या उत्पन्न होने लगी है। अब शुद्ध वायु, पीने का जल और खाद्यान्न जैसी समस्या भी उत्पन्न होने लगा है। अतः प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद होने से बचाने के लिए रक्षा करना होगा, हम सभी का दायित्व होगा। इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसे हम इस प्रकार से वैज्ञानिक तरीकों से संसाधनों का उपयोग करना होगा कि भविष्य के लिए भी संरक्षित रहे। इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से को ही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन कहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, जापान के क्योटो शहर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए प्लान बनाए गए थे। उत्सर्जन संबंधी मानदंड यूरो 1, 2, 3 के रूप में परिभाषित किया गया है और इससे जो है जो धुआं निकलता है जहरीली गैस, उसको कम करने का प्लान था। वनों को बचाने के लिए वन संरक्षण, वृक्ष कटाई पर रोक, अभयारण्य की स्थापना, जानवरों के शिकार पर रोक आदि को भी लागू किया गया है। जल को संरक्षित करने के लिए बांध परियोजना, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट भी लाया गया है। कोयला पेट्रोलियम को बचाने के लिए और उसको कम करने उसको बचाने के लिए गैर परंपरागत स्रोत का भी खोज किया जा रहा है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है हम जो है इसको समझ लेंगे और इस तरह के प्रश्नों को भी देखते रहेंगे। आज के अंक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, धन्यवाद।